हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की इंश्योरेंस की क्लासेस चल रही थी, इसमें हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि जो इंश्योरेंस होता है उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं। तो अलग अलग तरह के सिद्धांत हमने पढ़े थे। कंपनसेशन का पढ़ा था, या जो प्रत्यासन का सिद्धांत था वो पढ़ा था, वारंटी का पढ़ा था। बहुत से सिद्धांत पढ़े थे, जिसकी 2 वीडियोज़ आपके 2 पार्ट्स आए थे। तो आई होप आपने वो पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो उसकी चैनल पर एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, रिस्क, जोखिम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जोखिम, क्योंकि जोखिम पर ही पूरा डिपेंड करता है। जो हमारा इंश्योरेंस होता है, बीमा होता है, वो पूरा का पूरा जोखिम पर ही डिपेंड करता है। तो किस तरह का जोखिम है जिससे कि हमको बीमा कराने की आवश्यकता है, तो वो जोखिम क्या है, कैसे कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक में आप लोग को कुछ नहीं लगता है, बस आपको एक लाइक करना होता है। और साथ ही फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि जोखिम क्या होता है। रिस्क, जोखिम बहुत सुना हुआ शब्द है, बहुत फैमिलियर है, आप लोग ने काफ़ी सुना होगा इस शब्द के बारे में। क्या होता है रिस्क, क्या होता है जोखिम? कि कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा इंसिडेंट जो हो भी सकता है या नहीं हो सकता इन फ्यूचर में, हमको नहीं पता। तो उसमें हमारा क्या रहता है, जोखिम रहता है। जब भी बात जोखिम के रिस्क की जाएगी तो वो चीज़ें किससे जुड़ी होंगी, फ्यूचर में जो चीज़ें इंसिडेंट होने वाले हैं उनसे जुड़े होंगे। क्योंकि फ्यूचर ही तो अनसर्टेन है, अनिश्चित है, हमको नहीं पता उसके बारे में। करंट में जो चीज़ें चल रही वो तो हम जानते ही हैं, तो हमको पता है क्या रिस्क है क्या नहीं है। लेकिन फ्यूचर में क्या हो सकता है वो हमें नहीं पता। वहाँ पर अनिश्चितता आ जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो वो चीज़ जो होगी उसे क्या कहते हैं, हम जोखिम कहते हैं। यही आपकी बुक में भी बताया है कि जोखिम रिस्क का आशय है कि किसी प्रतिकूल घटना द्वारा अनिष्ट या हानि होने की संभावना तथा तत्संबंधी अनिश्चितता, कि उससे रिलेटेड हमें अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, और उससे हमारा कुछ लॉस हो सकता है, तो वो हो जाता है जोखिम। जोखिम को यहाँ मीनिंग ही सीधे सीधे लॉस से ली जाएगी, यहाँ पर प्रॉफिट की कहीं कोई बात ही नहीं है। तो जोखिम है क्योंकि लॉस हो सकता है, इसलिए जोखिम है। इसमें बहुत से पॉइंट आपके साथ में दे रखे हैं कि जोखिम हानि की अनिश्चितता के कारण ही उपस्थित होती है। यदि अनिश्चितता ना हो तब जोखिम भी नहीं होगा। अगर हमें पता है कि फ्यूचर में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती, जैसे कि प्राइस हम जान रहे हैं कि फ्यूचर में रॉ मटेरियल है कोई, उसके प्राइजेस फ्यूचर में बढ़ेंगे। तो जब हमको पता है कि बढ़ेंगे तो वहाँ पर जोखिम नहीं है। हमें जितना स्टॉक चाहिए उसको हम ऑलरेडी परचेस कर सकते हैं मार्केट से, क्योंकि हमको पता है फ्यूचर में इसके रेट बढ़ जाएंगे। तो वहाँ पर क्या रहेगा, जोखिम नहीं होगा। जो चीज़ें आपको पता है वहाँ जोखिम नहीं होता। जो अनसर्टेन होती हैं, अनिश्चित होती हैं, जोखिम सिर्फ वहीं पर होता है। उसके बाद कह रहा है कि बीमा जगत में जोखिम शब्द का प्रयोग बहुत अर्थों में लिया जाता है, कई मीनिंग्स इसके निकाले जाते हैं। वास्तविक अर्थ इसका कोई नहीं होता, नाम खुद ही जोखिम एक क्लियर हो रहा है शब्द। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की तो बहुत से इसकी मीनिंग लिए जाएंगे। आइए देखें क्या है। पहला जो दे रखा है कि प्राय जोखिम शब्द को आपदा, यानी कि जो आपने प्राकृतिक आपदाएं सुनी होंगी, के अर्थ में प्रयुक्त होता है। लेकिन यह सही प्रयोग नहीं है। आपदा पहले हानि के कारण को कहते हैं, हानि को अनिश्चितता को नहीं। दूसरी ओर जोखिम हानि की अनिश्चितता को कहते हैं, हानि के कारण को नहीं। जो आपदा आती है तो किस कारण से आई, जैसे सुनामी आई है या भूकंप आया है। जैसे आजकल तो काफ़ी ज़्यादा कुछ कुछ दिन में हमको डिफरेंस में सुनने को मिल जाता है अर्थक्वेक के बारे में कि आया है। यहाँ पर तो थोड़ा बहुत कम हम लोग को फील होता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो नेपाल के आसपास के हैं, तो वहाँ पर काफ़ी हानि भी होती है। तो पहले से अनुमान नहीं होता कि कब आएगा, कितनी ज़्यादा रेक्टर स्केल उसकी क्या रहेगी, तो इस वजह से क्या रहता है, अनिश्चित होता है। तो वहाँ पर जोखिम, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम इंश्योरेंस के लिए बीमा की बात कर रहे हैं तो आपदा को, जोखिम को एक नहीं कहा जा सकता, दोनों चीज़ें अलग अलग होंगी। दूसरा पॉइंट है कि जोखिम शब्द को अक्सर संकट के लिए यानी हैज़र्ड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बीमा शास्त्र में संकट उन दशाओं को कहते हैं जिनके प्रभाव से आपदा उत्पन्न होती है अथवा उसमें वृद्धि होती है। यानी कि जैसे उन्होंने एग्जाम्पल में समझाया है कि जीवन बीमा में मादक पदार्थों का सेवन या दुष्टाचरण या पर्वतारोहण या कार रैली आदि साहसिक कार्य संकट हैं जो दुर्घटना या मृत्यु की आपदा बढ़ाते हैं। इसी कारण बहुत ज़्यादा अंधाधुंध यानी मोटरसाइकिल से कोई चला रहा है या फिर बिना ब्रेक व लाइट के मोटर चलाना संकट है, जो मोटर दुर्घटना को, आपदा को बढ़ाता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट अगर हम समझें, कि ऐसे कारण जिसको हम जानबूझ करके कर रहे हैं, कि हमको इससे पता है कि अगर इस तरह से हम चलेंगे, यानी कि बिना ब्रेक की अगर बाइक चलाई जा रही है या बहुत स्पीड में हम चला रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम कोई भी दुर्घटना, एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है।
तो वो क्या होगा, एक तरह से वो संकट है, एक तरह का हैज़र्ड है, वो जोखिम नहीं है, वहाँ पर जोखिम अलग हो जाता है, संकट अलग हो जाता है। क्योंकि वो ये बता रहा है कि ये कारण है, जो संकट होता है वो कारण बताता है कि स्पीड बहुत तेज़ रखी या फिर ब्रेक नहीं था, इस वजह से वो आपदा आई और प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो वो आपका जोखिम नहीं है। जो सी हो जाएगा, यानी कि जोखिम शब्द का प्रयोग प्रायः बीमित विषय, इन शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए भी किया जाता है, अर्थात वह व्यक्ति या वह संपत्ति या वह दायित्व जिसका बीमा किया गया हो, जैसे अग्नि बीमा में बीमित गोदाम होता है या फिर माल होता है, को भी जोखिम कहते हैं। इसी प्रकार जीवन बीमा में क्या होता है, व्यक्ति का जो होता है उसकी लाइफ से रिलेटेड, उसके जीवन से रिलेटेड बीमा किया जाता है, तो वहाँ पर जो जोखिम होगा उस व्यक्ति को भी जोखिम कहेंगे जिसके जीवन का बीमा कराया गया है। यदि बीमित व्यक्ति से संबंधित संकट कम हो तो उसको अक्सर अच्छी जोखिम, गुड रिस्क भी कहते हैं। यानी कि अगर जोखिम कम होगा है वहाँ पर जिस भी व्यक्ति का बीमा कराया जा रहा है, जैसे कि डिपेंड करता है, यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि किसी की एज ज़्यादा है तब इंश्योरेंस कराया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या है, एक माना जाता है, वैसे तो आज के टाइम में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किसी की एज के अकॉर्डिंग का डेथ का कोई कनेक्शन नहीं दिखा जा सकता आज के टाइम की अगर बात करें, डिफरेंस रहता है। लेकिन अगर एक नॉर्मल हम लोग बात करें, जो एक नॉर्मल अवधारणा चलती है, तो वो यही रहती है कि कोई एजेड हो गया है तो उसकी डेथ का रेशो ज़्यादा रहेगा, और जो अभी जो यंग एज में है तो उसका कम रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कह सकते हैं गुड रिस्क या फिर बैड रिस्क। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जोखिम जो है उसको बीमित, जो भी जिस भी चीज़ का बीमा कराया जा रहा है, इंश्योरेंस सब्जेक्ट जो है उससे रिलेट किया जाता है। तो ये सारे दे रखे हैं कि जोखिम के क्या क्या आशय होते हैं, क्या क्या किस किस मीन से लिया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक सबको सम अप करके एक डेफिनेशन के तौर पर दिया है कि उपयुक्त विचरण को देखते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए कि जोखिम, आपदा, संकट और बीमित विषय के भिन्न अर्थ होते हैं। बीमा शास्त्र में जोखिम का एक ही अर्थ है और वह है किसी प्रतिकूल घटना और अनिष्ट के होने की अनिश्चितता। यानी कि कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा इंसिडेंट होने की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, जिससे कि हमको हानि होगी, उसको ही क्या कहेंगे, हम जोखिम कहते हैं, रिस्क कहते हैं, जब भी बात इंश्योरेंस की हो रही है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि रिस्क क्या होता है। आइए देखें इसमें कि जो रिस्क होता है उसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, कितनी तरह से इसको बांटा गया है। पहला हो जाता है परिकल्पी जोखिम, स्पेक्युलेटिव रिस्क। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आ रहा है तो वहाँ पर ऑप्शंस में दे देगा कि पूछेगा कि क्वेश्चन ये किस तरह का है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा कि स्पेक्युलेटिव रिस्क है या फिर जो प्योर रिस्क है किस तरह का है। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो वहाँ पर डायरेक्टली पूछेगा तो वहाँ पर डायरेक्टली पूछेगा कि परिकल्पित रिस्क क्या होते हैं, जोखिम क्या होते हैं। तो स्पेक्युलेटिव थोड़ा तो आपको आइडिया लग गया होगा, इससे क्या मीन होता है कि जो परिकल्पित जोखिम या स्पेक्युलेटिव रिस्क होते हैं उसमें हानि और लाभ दोनों होने की संभावना होती है। जो गैम्बलिंग होती है, स्पेक्युलेशन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक जो आप खेल रहे हैं, आप किसी चीज़ पर बेट लगा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है, दोनों चीज़ें रहती है ना। आप उस बेट को जीत भी सकते हैं, जीतेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप हार जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें होने की संभावना रहती है। ऐसी सारी सिचुएशन जहाँ दोनों पॉइंट साथ में चलते हैं वो कौन से हो जाते हैं, स्पेक्युलेटिव रिस्क कहलाते हैं, परिकल्पित जोखिम कहलाते हैं। लेकिन जब बात हम कर रहे हैं इंश्योरेंस के लिए, तो वहाँ पर जो आपने एक चीज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहले भी मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में भी, कि हानि होना की संभावना होना मेन होता है, लाभ नहीं होता। जो भी बीमा उन्हीं चीज़ों का कराया जाएगा जहाँ पर आपको ये आशंका होती है कि हमें हानि हो सकती है, तो आप हानि के लिए ही बीमा कराते हैं, ना कि लाभ के लिए। तो वो सारी चीज़ें जिनसे लाभ या हानि दोनों होने की संभावना होगी, वो इंश्योरेंस के जो भी क्षेत्र है, सेक्टर है, उसमें नहीं आती हैं। तो जो स्पेक्युलेटिव रिस्क होता है जिन चीज़ों में, वो इंश्योरेंस नहीं कराया जा सकता उनका, वो इंश्योरेंस की रेंज में नहीं आएंगी। तो आपकी समझ में आ गया होगा क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोनों होने की संभावना रहती है, इसलिए। फिर आ जाता है शुद्ध जोखिम, प्योर रिस्क। प्योर रिस्क जो होता है वो मेन आपका उसमें प्योर रिस्क है, पूरी तरह का जोखिम है, तो इसका मीन क्या है कि सीधे सीधे हानि होने की संभावना है, और हानि होने की संभावना है तो वहाँ पर बीमा हम उनका कराएंगे। अब वो जिस भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो उसमें इन्होंने 3 तरह के बताए हैं। कौन कौन से, व्यक्ति संबंधी, संपत्ति संबंधी और दायित्व संबंधी। व्यक्ति संबंधी तो पर्सनल रिस्क हो जाएंगे, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस होता है, मृत्यु का, वृद्धावस्था का, दुर्घटना का, बेकारी का, रोग का, ये सारे जो बीमा कराए जाते हैं वो आ जाएंगे। इसके अलावा जो उन्होंने
संपत्ति संबंधी बताई है, तो संपत्ति में जो प्रॉपर्टी रिस्क होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जैसे कि आग से नष्ट हो सकती है, खो सकती है, वो सारी संभावनाएं। और जो लायबिलिटी रिस्क होते हैं दायित्व संबंधी, इसमें क्या रहेगा कि किसी विशिष्ट घटना के होने पर अन्य व्यक्तियों के प्रति आर्थिक दायित्व उपस्थित होता है जिसके कारण हानि की संभावना होती है, तो वो हो जाते हैं आपके लायबिलिटी रिस्क। तो ये 3 तरह के रिस्क आते हैं प्योर रिस्क के अंतर्गत, और यही इनका ही मेनली क्या कराया जाता है, इंश्योरेंस कराया जाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि जो जोखिम होता है उसको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। और मेन तो 2 आपके रहते हैं, स्पेकुलेटिव और प्योर रिस्क। प्योर रिस्क के अंतर्गत भी 3 तरह के आते हैं, पर्सनल आ जाते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आते हैं और लायबिलिटी से रिलेटेड आते हैं। अब आइए देखते हैं कि जो जोखिम के समाधान की रीतियाँ क्या होती हैं। जोखिम की समस्या के समाधान के अनेक तरीके होते हैं, कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। कि सबसे पहले तो जोखिम का परिमार्जन, अवॉइडेंस ऑफ रिस्क। किसी भी चीज़ में जहाँ पर रिस्क होता है, सबसे पहले तो यही कहा जाता है ना कि हम बचें उन चीज़ों से जिससे हमें हानि हो सकती है, यानी कि वो सारे काम हमें करने से बचना चाहिए जिनसे कि हमको हानि होने की संभावना हो रही है। तो वही यहाँ पर भी कह रहा है कि जोखिम का परिवर्जन, यहाँ पर मतलब कहने का ये है उन सारी चीज़ों से बचना चाहिए जिससे कि हमको किसी भी तरह का जोखिम हो सकता है, अवॉइड करना चाहिए उन्हें। परिवर्जन से आशय सीधे सीधे उन्होंने बताया ही है, परे रहना। परे रहना मतलब अलग रहना, बचाव करना उन चीज़ों से जिससे कि हमें जोखिम हो सकता है, यानी कि जोखिम नहीं, हानि नहीं। नो रिस्क नो लॉस्ट। तो लेकिन एक बात कही भी जाती है कि बिना रिस्क के आपको प्रॉफिट भी नहीं हो सकता है। लाभ कमाने के लिए हमको रिस्क तो लेना ही पड़ता है, लेकिन वो एक अलग आपका है बात। जब हम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की करते हैं तो वहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। यहाँ पर इंश्योरेंस की बात हो रही है तो इसमें इसको शामिल नहीं किया जाएगा। नो रिस्क नो लॉस, इस सिद्धांत को माना जाता है कि जो भी जोखिम हो सकते हैं तो उन जोखिमों को से हमें अवॉइड करना चाहिए, उन जोखिमों से हमें बचना चाहिए। जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण के तौर पर कहा है कि यदि किसी फैक्ट्री के पास पड़ोस में ऐसे उद्योग स्थापित हो गए हों जिसके कारण उस फैक्ट्री के अग्निग्रस्त होने की जोखिम है, तो अब उस फैक्ट्री को वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर हमको लेकर जाना चाहिए। यानी कि आसपास कुछ इस तरह के काम हो रहा है, जैसे कि पेट्रोल से रिलेटेड या ऑयल रिफाइनिंग इस तरह से काम हो रहा है, तो वहाँ पर अगर संभावना है कि आग लग सकती है, तो हम जो भी काम कर रहे हैं फैक्ट्री में जिस चीज़ की भी, तो बेटर ऑप्शन है कि हम वहाँ से उसको दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर दें, ट्रांसफ़र कर दें। तो वहाँ पर क्या है, अवॉइड कर रहे हैं रिस्क को। नेक्स्ट आ जाता है जोखिम का निवारण, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क। अब आप अगर नहीं बच सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, तो क्या करना है, हमको निवारण करना है। निवारण कैसे किया जाएगा कि जोखिम की समस्या के समाधान का बहुत पुराना तरीका है। जैसे कि अगर आग लग जाती है तो वहाँ पर हम ये कोशिश करते हैं कि फायर प्रूफ चीज़ें हम बनाएं कि जिससे कि आग ना लगे, या अगर लग भी रही है तो वहाँ पर इस तरह के रिसोर्सेज को हमको अवेलेबल रखना कि जिससे आग को फ़ौरन ही बुझाया जा सके। तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं कि कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। अगर हम हानि को रोक नहीं सकते, जोखिम को रोक नहीं सकते, तो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। फिर आ जाता है जोखिम का ग्रहण, अजम्पशन ऑफ रिस्क। अब जोखिम हो गया, बहुत आपने अवॉइड भी करने की कोशिश करी, प्रिवेंशन भी रखी, लेकिन फिर भी अगर आपको जोखिम हुआ तो वहाँ पर हानि भी होगी, तो जोखिम को ग्रहण करना पड़ेगा, आपको अजम्पशन करना पड़ेगा। अब वो कैसे करना है कि जोखिम की समस्या का एक अन्य समाधान के है कि जोखिम को ग्रहण कर लेना, अर्थात उससे वो जो हानि हुई है उसको वहन करना। अब उसको वहन करने के लिए, उसको धारण करने के लिए क्या करते हैं आप, जो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं आप वो जुटाने की कोशिश करते हैं कि हानि हो गई है तो उस हानि को, उस लॉस को हम कैसे कवर करेंगे। तो उसमें कवर करने में जो आपकी थोड़े बहुत हो रहा है तो उसको आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़े पैमाने पे आपका लार्ज स्केल पे बिजनेस है, ज़्यादा हानि होगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करवाते हैं अपने ट्रांसफ़र, जो अपना जो हमारा जोखिम है उसको हम कोशिश करते हैं दूसरे पर ट्रांसफ़र करना। तो दूसरे पर ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेंगे, आइए देखें। जब दूसरे पर ट्रांसफ़र करने की बात आती है, जोखिम का अंतरण करना, ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। तो जोखिम को ट्रांसफ़र करने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर या कई व्यक्तियों को समूह पर ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम उसके लिए क्या करवाते हैं, जोखिम का बीमा, इंश्योरेंस ऑफ रिस्क। एक तरह से समझ लीजिए पूरा इन्होंने समझाया हुआ है कि जो तरीके थे उसमें कि किस तरह से होता है जोखिम, मतलब जो एक स्टार्टिंग होती है और कैसे उसको हम कवर तक पहुंचते हैं, इंश्योरेंस तक पहुंचते हैं। तो जोखिम का फिर हम करा लेते हैं बीमा, जो कि आपको बीमा में अच्छे से समझा ही चुकी हूँ कि कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो वो आपका इंश्योरेंस ऑफ रिस्क हो जाएगा। फिर आ जाता है जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये सारे जो प्रोसेस आपने करी वही क्या है, रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा आपका,
कि जोखिम समस्या के समाधान की 5 रीतियों में से प्रत्येक द्वारा कुछ दशाओं में सुरक्षा का प्रबंध किया जा सकता है, किंतु बीमा सुरक्षा का बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। शुद्ध जोखिमों में बड़ी विविधताएं होती हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सही तालमेल के साथ उपयुक्त में से कोई भी विधि का चयन किया जा सकता है। यह सबको यूज़ किया जा सकता है, डिपेंड करेगा आपका बिजनेस कैसा है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको हम जो है कवर करते हैं, किस तरह से ये काम करता है। बीमा जो होता है इसके समाधान की क्या क्या जो जोखिम होगा हमारी उसकी रीतियाँ होती हैं। अब आ जाता है कि जो बीमा योग्य जोखिम के आवश्यक लक्षण क्या होते हैं, कि जो रिस्क हैं, जो जोखिम हैं, तो उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो पहला दे रखा है इसमें शुद्ध जोखिम है कि कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिनका बीमा नहीं किया जा सकता, और जो केवल शुद्ध जोखिम को होते हैं उनका ही बीमा किया जाएगा, सबका बीमा नहीं कर सकते। प्योर रिस्क का ही बीमा करते हैं। प्योर रिस्क क्या होते हैं, अभी आपको टाइप्स जो मैंने काइंड समझाए थे वहाँ पर समझाया था प्योर रिस्क के बारे में, कि जिसमें हानि होने की संभावना रहती है, केवल उनका ही बीमा कराया जा सकता है। जो स्पेकुलेटिव रिस्क होते हैं उनका बीमा नहीं होता। फिर आ जाएगा वास्तविक जोखिम, कि कितना एक्चुअल में जोखिम हुआ है। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि एक अकेला बीमा कर रहे हो या फिर सामूहिक रूप से करा गया हो किसी भी वस्तु का, किसी के जीवन का बीमा, तो वहाँ पर जितना एक्चुअल में लॉस हुआ है, हानि हुई है, केवल उसको ही वो लोग वहन करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वास्तव में जितना जोखिम हुआ हो काल्पनिक नहीं होना चाहिए, चाहे वो मृत्यु हो, व्यक्तिगत दुर्घटनाएं हो, अग्निकांड हो, चोरी हो, डाका हो, किसी भी तरह की आपदा में जो वास्तविक में जोखिम वहाँ आई है, एक्चुअल में जितना लॉस हुआ है उसको ही वहन किया जाता है। फिर आ जाएगा बड़ी जोखिम। बीमा योग्य जोखिमें मामूली प्रकार की या नगण्य कोटि की नहीं होनी चाहिए। हल्की फुल्की जोखिमों का बीमा कराने पर सुरक्षा तो मामूली होगी, किंतु बीमा व्यवसाय का संचालन में अधिक होगा। अतः बीमा कराने के लिए उपयुक्त मतलब जितनी भी चीज़ का बीमा कराया जा रहा है वो ऐसी होनी चाहिए जो काफ़ी बड़े स्केल पे हो। आप छोटी छोटी चीज़ों का अगर इंश्योरेंस कराएंगे तो वहाँ पर आपकी प्रीमियम और कॉस्ट ज़्यादा आएगी, उसका फ़ायदा आपको उतना नहीं मिलेगा। उससे जो इंश्योरेंस कराया जाता है वो बड़े पैमाने पर, जब ज़्यादा बड़ा बिजनेस हो रहा है, आपके गोडाउन में माल ज़्यादा रखा है, गुड्स ज़्यादा रखे हैं, तो वहाँ पर कराया जाता है। फिर आ जाता है वैध जोखिमें, ऐसे रिस्क जो कि बीमा योग्य हो सकते हैं, जिनका बीमा कराया जा सकता है। बीमा एक संविदा है, संविदा का उद्देश्य अवैध नहीं होना चाहिए। ये आपको पहले ही मैं समझा चुकी हूँ। जहाँ पर हमने बीमा के सिद्धांत पढ़े थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी विशेषताएं होती हैं वो सारी बीमा में भी होनी चाहिए। क्योंकि बीमा भी एक तरह का एग्रीमेंट है, तो वो सारी विशेषताएं उसमें भी होनी चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि वैध होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। फिर आ जाता है उचित बीमा लागत वाली जोखिमें, कि ऐसी जोखिमें जिनका जो लागत आ रही है बीमा कराने की वो उचित आ रही हो। इसमें क्या बता रखा है कि जो बीमा योग्य जोखिमों की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए जिनका बीमा कराने की लागत बहुत ऊंची हो। जिन आपदाओं के प्रायः ही घटित होते रहने की संभावना होती है उनमें हानि की मात्रा भी अधिक होती है, तो उनका बीमा कराने की अत्यधिक ऊंची लागत के कारण तत्संबंधी बीमा कारोबार करना व्यवहारिक नहीं होता। यहाँ पर जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि किसी क्षेत्र में जो बाढ़ होती है वो अक्सर आती रहती है, या भूकंप अक्सर, जैसे नेपाल का एरिया है तो वहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, बार बार आते हैं, या कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। तो इस वजह से वहाँ पर जो जोखिम होगा या फिर जो उसका बीमा कराया जा रहा होगा वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, तो उसकी जो प्रीमियम रेट होता है वो भी ज़्यादा रखा जाता है। तो वहाँ पर बीमा कराना क्या रहेगा, व्यावसायिक दृष्टिकोण से संभव नहीं होता, क्योंकि जो बीमा कंपनियां हैं वो वहाँ पर बीमा नहीं करेंगी उन चीज़ों का, क्योंकि वो एक नॉर्मल वहाँ पर की जो प्राकृतिक दशाएं हैं, क्योंकि भौगोलिक दशाएं वहाँ पर की ऐसी हैं, इस वजह से जो कंपनीज होती हैं वो बीमा नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, अगर आप ऐसे जगह पर अपना कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं जहाँ पर बार बार भूकंप आते हैं, बार बार नष्ट हो जाते हैं, आपको ऑलरेडी एक तरह से निश्चितता है वहाँ पर ना थोड़ी बहुत, कि ये क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ पर भूकंप बहुत आते हैं, तो वहाँ पर बीमा कंपनी आपके जो भी फैक्ट्री है या माल है या जो भी चीज़ का कराया जा रहा है वो नहीं करेंगी, क्योंकि उनको हानि होगी। आपको तो होगा बेनिफिट लेकिन कंपनी को हानि होगी, इसलिए। तो यहाँ पर आपने ये समझा कि जो बीमा का होता है, यानी कि जो बीमा कराया जा रहा है, इंश्योरेंस कराया जा रहा है, तो जो जोखिम होती हैं, तो बीमा योग्य जोखिमों के क्या लक्षण होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से रिस्क के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपका। शॉर्ट में अक्सर पूछा जाता है स्पेकुलेटिव रिस्क या फिर प्योर रिस्क के बारे में, तो उससे अच्छे से समझ लीजिएगा।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।